अपनी भाभी की पूरी कहानी सुनने के बाद और उनसे इतनी सारी बातें करने के बाद सौम्या के मन की थोड़ी परेशानी तो कम हो गई थी। अब उसका ध्यान वैशाली और विनय से भी हट गया था। वह अपने मन की सारी उलझनों को छोड़कर आराम से अपनी पढ़ाई करने लगी और पूनम भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। पूनम ने आज बहुत दिनों बाद अपने बीते हुए दिनों को याद किया था। पूनम को ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा हो। वह अपने मन में सोचने लगी कि समय कितनी तेजी से निकल जाता है। लगता है जैसे कल की ही बात थी। उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना, फिर सुधीर के साथ उसका रिश्ता होना और सुधीर की वाइफ बनकर उसका इस घर में आना। शादी के बाद जैसे सब बदल जाता है। भले ही सुधीर और पूनम की अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों ने ही अपने रिश्ते को बहुत समझदारी के साथ और बहुत पेशेंस के साथ अब तक निभाया था। पूनम तो थी ही इतनी अच्छी कि हर रिश्ते में एक अपनापन जोड़ लेती थी। फिर चाहे सुधीर हो, चाहे सौम्या या फिर उसके सास ससुर, हर किसी के साथ पूनम का रिश्ता बहुत मधुर था। और सौम्या को तो वो इतना प्यार देती थी जैसे उसकी छोटी बहन हो। पूनम को सौम्या की भी बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि सौम्या बहुत भोली भाली सी थी। जरा जरा सी बातों में परेशान हो जाती थी और उसको अगर एक बार अच्छे से समझा दो तो तुरंत वो बात मान भी जाती थी। पूनम जब भी सौम्या के बारे में सोचती तो उसे हमेशा इस बात की खुशी होती थी कि चलो उसे साहिल जैसा समझदार जीवन साथी मिल रहा है, जो सौम्या के भोलेपन को भी अच्छे से जानता है और सौम्या की फीलिंग्स को भी समझता है। रही वैशाली की बात, तो वैशाली और विनय के बारे में तो पूनम को बहुत सारी बातें मालूम भी नहीं थी, इसलिए उसे वैशाली की इतनी परवाह नहीं होती थी। पूनम को लगता था कि वैशाली थोड़ी स्मार्ट और थोड़ी तेज तर्रार है। वह हर कंडीशन को बड़े आराम से हैंडल कर लेगी। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते पूनम सो गई। प्रेगनेंसी के कारण पूनम को जल्दी थकान हो जाती थी, इसलिए जब भी उसका मन करता वो सो जाती थी। फिर जब सुधीर रात को घर आते तो सौम्या उनको खाना वगैरह खिला देती, जिससे पूनम निश्चिंत होकर सो सके। सौम्या अपनी तरफ से अपनी भाभी का पूरा ध्यान रख रही थी। जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे थे वैसे वैसे पूनम को आराम करने की ज्यादा जरूरत लगने लगी थी, इसलिए सौम्या के कंधों पर थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ने लगी थी और कॉलेज में भी पढ़ाई अच्छे से होने लगी थी। तो सौम्या अपनी पढ़ाई भी करती थी, उधर उसकी मम्मी आए दिन उसको शादी की तैयारियों को लेकर कुछ न कुछ बताती रहती। तो सौम्या का ध्यान अपनी शादी की तैयारियों में भी था। इन्हीं सब बातों में एक महीना कब बीत गया पता भी नहीं चला। साहिल के बर्थडे के 2 दिन पहले सौम्या ने अपनी एंगेजमेंट की एल्बम में से एक फोटो निकलवा कर फ्रेमिंग करवा लिया, जिसमें वह और साहिल दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके साथ एक कार्ड लेकर साहिल के लिए छोटा सा मैसेज लिखा और उसको निखिल के पते पर पोस्ट कर दिया और इंतजार करने लगी कि कब उसके द्वारा भेजा गया पार्सल साहिल को मिले और कब वह उसकी और सौम्या की फोटो देखे। वैसे तो साहिल ने पूरी एल्बम ही देख रखी थी, लेकिन फिर भी जो फोटो सौम्या ने भेजी थी वो सौम्या को बहुत पसंद थी और इसलिए वो चाहती थी कि साहिल हमेशा उस फोटो को अपने पास रखे। जब निखिल के एड्रेस पर सौम्या का पार्सल पहुंचा तो निखिल ने पार्सल रिसीव करने के बाद उसको देखा। उसके मन में एक बार आया कि खोलकर देख ले कि सौम्या ने साहिल के लिए भेजा क्या है, लेकिन कुछ सोच समझकर उसने पार्सल उठाकर एक तरफ रख दिया और साहिल को मैसेज छोड़ दिया कि सौम्या ने तुम्हारे लिए पार्सल भेजा है, जब भी फ्री हो तो आकर कलेक्ट कर लेना। निखिल भी बहुत बिजी रहता था अपनी पढ़ाई में, इसलिए वो भी जाकर साहिल को उसका पार्सल नहीं दे सकता था और साहिल के लिए अच्छा ही था, क्योंकि साहिल हर किसी से अपनी जॉब के बारे में अब तक छुपा ही रहा था। वो नहीं चाहता था कि निखिल भी उसका एड्रेस वगैरह पूछे। निखिल का मैसेज देखकर साहिल ने रिप्लाई कर दिया, ओके मैं संडे को आकर ले लूंगा। संडे को साहिल की छुट्टी रहती थी और उस दिन उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। संडे के दिन सभी ट्रेनीज को फ्री रहने का और घूमने फिरने का मौका मिल जाता था। साहिल तो हर संडे रितु से मिलने जाता था
उसका हालचाल पूछता, उसे किसी सामान की जरूरत होती जैसे बुक्स वगैरह की तो लेकर दे देता था, जिससे ऋतु अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। इस संडे को भी जब साहिल ऋतु के हॉस्टल पहुंचा और ऋतु को बुलाकर कॉरिडोर में बैठकर बात करने लगा, तो ऋतु बोली, भैया यहाँ आए हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है और मैं इतने लंबे समय में एक बार भी बाहर नहीं गई हूँ। बस कोचिंग से वापस हॉस्टल, बाहर की दुनिया बिल्कुल देखी ही नहीं है। मेरा छूटा हुआ कोर्स भी कवर हो गया है और पढ़ाई भी सही चल रही है। तो क्या आज आप मुझे कहीं घुमाने ले जा सकते हो प्लीज? मेरा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। भले ही 1 घंटे में वापस छोड़ जाना, प्लीज भैया। ऋतु के इस तरह रिक्वेस्ट करने पर साहिल को लगा यहाँ ऋतु जब से आई है तब से सही में कहीं भी नहीं गई और पढ़ते पढ़ते भी हर कोई थोड़ा बोर तो हो ही जाता है। इसलिए साहिल ने ऋतु को अपने साथ ले जाने के लिए हाँ कह दिया और बोला, अच्छा ऐसा कर, अभी मैं निखिल के रूम पर जाऊंगा तो तू भी चल मेरे साथ। तेरी बात तो होती है उससे, मिल भी लेना। वहीं आसपास किसी कैफे में बैठकर चाय कॉफी पियेंगे और फिर मैं तुझे छोड़ते हुए वापस निकल जाऊंगा। साहिल की बात सुनकर ऋतु खुशी खुशी तैयार हो गई और बोली, अच्छा ठीक है, फिर मैं अपने रूम में सामान रख कर आती हूँ और फिर चलेंगे। ऋतु को निखिल से मिलने में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बस उसे बाहर घूमने का मन था, इसलिए वह खुशी खुशी तैयार हो गई थी। साहिल ऋतु को अपने साथ लेकर निखिल के रूम पर पहुंच गया। निखिल ने जब दरवाजा खोला तो साहिल के साथ उसने ऋतु को भी खड़ा पाया। ऋतु के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल को देखकर निखिल थोड़ा हैरान हो गया और बोल पड़ा, तुम यहाँ कैसे? साहिल ने तो मुझे नहीं बताया कि तुम भी उसके साथ आ रही हो। निखिल का ऐसा रिएक्शन देख ऋतु हंसकर बोली, क्यों, नहीं आना चाहिए था क्या? लौट जाऊं? उसकी बात सुनकर निखिल थोड़ा झेप गया और हड़बड़ाते हुए बोला, अरे वो मतलब नहीं था मेरा। अच्छा अंदर आओ। साहिल और ऋतु अंदर जाकर बैठ गए। क्या निखिल और ऋतु की मुलाकातों का सिलसिला शुरू होने वाला था या ये केवल एक इत्तेफाक वाली मुलाकात थी? जानने के